हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए हैं आप लोगों के सामने एक नए चैप्टर के साथ। तो हम लोग कवर कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास 12 की। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 3 है, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, द अर्ली सोसाइटीज़। सो फ्रेंड्स, जो हम लोग ने पिछला चैप्टर पढ़ा था वो था किंग्स, फार्मर एंड द टाउन्स। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे दबाइए और उस वीडियो को देखिए, तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगा ये वाला चैप्टर भी, उससे आप को रिलेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने महाभारत तो पढ़ी ही होगी। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन यही आता है कि महाभारत आखिरकार हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स, महाभारत के थ्रू हम विभिन्न वर्ग और अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोग किस तरीके से रहते थे, वो लोग क्या चीज़ें फॉलो करते थे, क्या नहीं फॉलो करते थे, क्या और कितनी सारी चीज़ें हमें, यही सारी चीज़ें हमें महाभारत से पता चलती हैं कि किन चीज़ों को वो फॉलो अप करते थे। 1919 में वी सुक्तांकर ने अपनी एक टीम बनाई। उन्होंने जितने भी महाभारत की टेक्स्ट पढ़ी थी, चाहे वह संस्कृत लैंग्वेज में हो या कोई लोकल लैंग्वेज में हो, ये उन्होंने उन सबको इकट्ठा करा और कंपाइल किया 13,000 पेजेस में। इस प्रोजेक्ट को करने में उन्हें 47 ईयर्स लग गए। इससे दो बातें क्लियर हो गई। एक तो कॉमन एलिमेंट था जो सब में कॉमन था कि मोस्ट ऑफ द महाभारत जो सब में मिली, जो एक ही तरह की थी। और दूसरा, कुछ रीजनल वेरिएशन जगह पे देखने के मिले। कुछ महाभारत में थोड़े थोड़े वेरिएशंस, मतलब चेंजेस देखने को मिले उनकी लिखावट में। तो हमें ये दो चीज़ें देखने को मिली। जो हमारा नेक्स्ट है वो है किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, अब हर फैमिली अलग होती है। जो फैमिली में पूरा नेटवर्क होता है, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार होते हैं, उन्हें किंग फोक कहा जाता है। अब कुछ सोसाइटी कज़न्स को ब्लड रिलेशन मानती हैं, मतलब खून का रिश्ता कहा जाता है, कुछ में नहीं माना जाता है। अर्ली सोसाइटी में एलाइड्स, जो रिच पीपल्स थे, हाँ, जो रिच पीपल्स थे, लोग थे, उनके बारे में हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है, लेकिन लोकल लोगों की लाइफ के बारे में जानना काफ़ी मुश्किल होता है। द आइडियल पैट्रिलिनी। तो फ्रेंड्स, पैट्रिलिनी का मतलब क्या होता है? जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा। इसका मतलब ये होता है, इवन द थ्रोन ऑफ द किंग इज़ क्लेम बाय द सन। इस प्रैक्टिस में हमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि अगर राजा का सन नहीं है तो उस केस में उसका भाई जो है वो राजा बन सकता है। लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन में, जैसे विमेंस जो हैं, तो इसमें हमें कुछ ऐसा नहीं मिला है कि कोई विमेन थ्रोन संभाली हो या उन्होंने थ्रोन संभाल लिया हो। और रूल्स ऑफ मैरिजेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ रूल्स होते थे मैरिजेस के, कि क्या रूल्स हैं मैरिज के विमेंस को लेके। तो ये माना जाता है कि जो डॉटर्स होती थी उन्हें कोई भी हाउस होल्ड रिसोर्स में क्लेम नहीं होता था, उनका कोई भी हक नहीं बनता था, कोई भी अधिकार नहीं था उनके पिता की प्रॉपर्टी पे। और इससे कन्यादान का एक बिलीफ शुरू हुआ, विच इज़ लाइक अ गिफ्ट ऑफ डॉटर। इसे कन्यादान भी कहा जाता है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ फादर। धर्म। सो फ्रेंड्स, धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र में 8 टाइप ऑफ मैरिज को रिकॉग्नाइज किया गया है। 8 तरीके की मैरिजेस उसमें बताई गई हैं, जिसमें से 4 को अच्छा माना गया है और 4 को बुरा माना गया है। आपके इस पर्पल बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं कि 8 तरह के विवाह जो इसमें लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो 4 को जो बुरा माना, तो अब एक्सोजेमी मैरिज जो अपने आप की एक यूनिट होती है, अगर आप उसके बाहर मैरिज करते हैं तो वो डिज़ायरेबल मैरिज मानी गई है। और एंडोजेमी अपने यूनिट के अंदर ही मैरिज करना, मतलब कि अंदर ही अपने वो यूनिट होती है उसके अंदर मैरिज करना ही उसको अच्छा माना गया। और पॉलीगैनी, इसमें क्या होता है कि एक मैन एक मैन की एक से ज़्यादा वाइफ हो सकती हैं। और पॉलीगैंड्री क्या होता है? जिसमें एक विमन के एक से ज़्यादा पति हों, इसको मतलब क्या बोला जाता है? पॉलीगैंड्री। तो जैसे कि इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि जो द्रौपदी थी उनके 5 जो है पति थे। तो आप लोग ये एग्जांपल आप लोग इस पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या था कि अब हर ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस में ब्राह्मण्स ने क्या किया, लोगों को गोत्र में बदल दिया।
तो जैसे कि जो गोत्र का मतलब था कि जो एक गोत्र से बिलोंग करते हैं उनके पूर्वज सेम हैं। गोत्र के दो रूल्स हैं। जो विमेन हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे फादर का गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड का गोत्र एक्सेप्ट करें। और सेकंड रूल ये कहा जाता है कि सेम गोत्र के लोगों में शादी नहीं होगी। लेकिन काफ़ी सारी जगहों में हमें ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं जिसमें कि जैसे कि जो एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिलते हैं वो है सातवाहना जो रूलर्स थे उनमें उनकी जो वाइफ ने अपने फादर के गोत्र को नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने हस्बैंड के गोत्र को एक्सेप्ट भी नहीं किया। जैसे कि ब्राह्मण्स के जो प्रैक्टिस जो माना जाता था तो उन लोगों ने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया था। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को कुछ बहुत मिलते हैं। अब जो मदर थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। जैसे सातवाहना में जो रूलर देखा गया उनकी जो मदर होती थी वो उनसे ही राजा अपना नेम लिया करते थे। मतलब वहाँ पे वीमेंस को जो है वो सुपीरियर शायद माना जाता होगा। तो इसमें काफ़ी सारा सातवाहना रूलर्स के बारे में दिया हुआ है और आप लोग ये पर्पल बॉक्स में ज़रूर पढ़िएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखी रहती हैं। सो फ्रेंड्स जो हम लोग का नेक्स्ट है वो है सोशल डिफरेंसेस। तो फ्रेंड्स जो सोशल डिफरेंसेस है ब्राह्मण्स ने धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र में ये लिखा था कि विभिन्न वर्ग में यानी वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन्हें क्या क्या काम करने चाहिए। मतलब ये सब डिसाइडेड लिखा हुआ था धर्मशास्त्र में कि कौन क्या काम करेगा। ब्राह्मण का ये माना जाता था कि उन्हें पढ़ना है और वेदों को पढ़ाना है। अलग अलग तरह के सेक्रीफाइस परफॉर्म करने होते हैं और गिफ्ट लेना होता है। क्षत्रिय का काम था कि वो वॉर मतलब युद्ध में लड़ेंगे और लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे और चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट करना भी उन्हें ही होता था। और वो लोग उन्हें वेदों को पढ़ने की भी इजाज़त होती थी और गिफ्ट और सेक्रीफाइस को भी परफॉर्म करना होता था। वैश्य को माना गया है एग्रीकल्चर और पैस्टोरलिज्म एंड ट्रेड। वे जानवरों का पालन करते थे, खेती करते थे और व्यापार करते थे। शूद्र को माना जाता था कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को सर्व करेंगे, मतलब उनके अंडर काम करेंगे। ब्राह्मण ने इन नॉर्म को लिखा ताकि लोग इसका पालन करें और उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई। पहला उन्होंने ये कहा कि ये जो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये डिवाइन है, ये पत्थर की लकीर है एक तरीके से। दूसरा इन्होंने राजा को ये एडवाइस दिया कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके राज्य में वर्ण सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, उसका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तीसरा इन्होंने एक और स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने कहा कि बाय बर्थ से ही ये तय हो जाता है कि आप कौन से वर्ण से बिलोंग करते हैं। अब इन ब्राह्मण की बात हर जगह नहीं मानी जाती थी। जैसे कि कुछ जो नॉन क्षत्रिय स्टेट्स थे, किंग्स थे, जो नॉन क्षत्रिय किंग थे वो ब्राह्मण्स की बातों को नहीं मानते थे। जैसे कि इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल है जो नॉन क्षत्रिय किंग बनते थे, जो लोग होते थे। अब ब्राह्मण्स के हिसाब से तो केवल क्षत्रिय ही किंग बन सकते थे, लेकिन कहीं कहीं पे नॉन क्षत्रिय लोग भी किंग बने हैं। जैसे कि मौर्यन एम्पायर बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। देखें तो ये एम्पायर सबसे बड़ी डायनेस्टी है। इसमें जो सबसे पहले रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की। उनके बारे में ये बुद्धिस्ट ये कहते हैं कि वे क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण्स कहते हैं कि वो नीची जाति के थे, मतलब कि वो क्षत्रिय नहीं थे। इसके अलावा सातवाहना उनके रूलर भी क्षत्रिय थे, बट कुछ लोगों का ये मानना था कि वे भी नीची जाति के थे। सोशल मोबिलिटीज़। सो फ्रेंड्स वर्ण तो 4 थे, लेकिन अब यहाँ पे जातियाँ कई सारी थी। शायद इसीलिए ये जातियाँ बनाई गई थी। जैसे कुछ लोग जंगलों में रहते थे और कुछ लोग जैसे सोनार लोहार, इन्हें हम वर्ण सिस्टम में नहीं गिनते थे, लेकिन इन्हें हम कैटेगराइज अलग तरीके से करते थे जातियों में। तो इन्हें जातियों का नाम दे दिया गया। इनके अलग अपने ग्रुप्स होते थे। उस ग्रुप्स को गिल्ड या श्रेणीज कहा जाता था। वे अपना ही प्रोफेशन फॉलो करते थे। अब ऐसी पॉपुलेशन जो संस्कृत नहीं बोलती थी उन्हें ब्राह्मण अनसिविलाइज्ड या एनिमल्स कहा जाता था। जो संस्कृत बोलते थे उन्हें अच्छा माना जाता था। जैसे कि एकलव्य
आप लोगों ने एकलव्य का एग्जाम्पल तो देखा ही होगा। तो जो एकलव्य था वो भी शायद वो नीचे जाति का था, द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने आया था, लेकिन वो एक फॉरेस्ट ड्वेलर माना जाता था। अब इन 4 वर्णों के अलावा जो सबसे नीची जाति शूद्र थी, एक मिनट, ये, हाँ, इन सब के नीचे जो एक नीची जाति शूद्र थी, इसमें जो अनटचेबल्स, इन्हें अनटचेबल्स माना जाता था। और इनके भी नीचे एक और जाति थी, वो थी चंडाल्स। तो ऐसा माना जाता था कि अगर उनको देखने से, उनको अगर आप देखेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। उनको मनुस्मृति में कुछ उनके लिए ड्यूटीज़ लिखी गई हैं कि चंडाल्स को क्या काम करने चाहिए। उनकी ड्यूटीज़ कुछ अलग तरीके से लिखी गई हैं। तो उन्हें विलेज के बाहर रहना होगा, वो रात को विलेज में चल नहीं सकते। उनको डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार करना होगा जिनके रिलेटिव्स नहीं होते थे। और ये सारी काफ़ी सारी ड्यूटीज़ आपके इसमें लिखी हुई हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो रिसोर्सेज एंड स्टेटस। इसमें हम 2 चीज़ों की बात करेंगे, जेंडर और वर्ण सिस्टम की। अब माना जाता है कि फादर की डेथ के बाद, जैसे कि आप लोगों ने महाभारत में देखा था कि 2 राइवलरी 2 लोगों के बीच में हुई थी, कौरव और पांडवास के बीच में, जिसमें आखिरी में पांडव की जीत हुई थी। तो इसमें बताया गया है कि मोस्टली जब फादर की डेथ हो जाती थी तो जो प्रॉपर्टी थी वो उसके सन को मिलती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है मनुस्मृति में दिया हुआ है। और विमेंस को सिर्फ उनकी जो मैरिज में गिफ्ट मिलते थे, जिसे हम स्त्री धन कहते हैं, वो विमेंस को दिया जाता था। विमेंस का कोई अधिकार नहीं होता था उनके फादर की प्रॉपर्टी या फिर उनके लैंड पे। तो सिर्फ वो चीज़ें सिर्फ जो उनका स्त्री धन होता था वही वो रख सकती थी। हमें बहुत कम ही एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ विमेंस को भी लैंड ग्रांट किया गया हो। जैसे कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि प्रभावती गुप्ता जो थी, उनको ये अधिकार था कहीं पे लैंड ग्रांट करने का, या वो दान दे सकती थी। वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो एक रानी थी, वो अपर उससे बिलोंग करती थी, तो उन्हें हक मिला। बाकी इसके अलावा हमें कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखने को मिला है। आज के टाइम पे भी हम लोग देखते हैं जैसे राइट्स हैं विमेंस के, वैसे पहले के ज़माने में राइट्स नहीं थे। और वर्ण में भी यही दिखाया जाता है कि जो शूद्र थे वो सबसे बॉटम पे थे। तो जो शूद्र थे उनका मतलब काम सिर्फ यही था कि वो क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण्स को सर्व करेंगे। तो सबसे ज़्यादा वेल्दियस्ट जो वो कम्युनिटी थी वो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय की ही थी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब बुद्धिस्ट ये मानते थे कि जो सुत्त पिताका, जो उनका एक टेक्स्ट है बुद्धिस्ट का, इसमें ये लिखा गया है कि लोग बहुत ही ज़्यादा पीसफुली रहते थे। नेचर से वो लोग उतनी ही चीज़ें लेते थे जितनी उन्हें आवश्यकता होती थी, जितने उन्हें यूज़ होता था, तो वो लोग उतना ही चीज़ें यूज़ करते थे। लेकिन वक्त के साथ, टाइम के साथ जो बुद्धिस्ट लोग थे वो भी ग्रेडी होते चले गए और अननेसेसरी चीज़ों को यूज़ करते गए। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो हैंडलिंग टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या था कि जो महाभारत जो लिखी हुई थी, अब हिस्टोरियंस को संस्कृत और पाली लोकल लैंग्वेज में अलग अलग टेक्स्ट मिलते गए, जिसमें वो लोग देखते हैं कि ये टेक्स्ट मतलब जो महाभारत में थी वो लिखा किसने था, किस वक्त पे उन लोगों ने ये लिखा था। और तो जैसे कि हमें पता है कि महाभारत संस्कृत में लिखी गई थी, जो सिंपल है। लेकिन अगर आप लोकल लैंग्वेज में तमिल, पाली, इसमें अगर आप देखेंगे इसको तो इसमें काफ़ी वेरिएशन पाएंगे टाइम के साथ साथ। कुछ चीज़ें कुछ चीज़ों में बदलाव दिखेंगे उनके टेक्स्ट में। अब जितने भी पुराने टेक्स्ट हैं, हिस्टोरियंस उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो था नैरेटिव और दूसरा था डिडैक्टिक। तो जो फ्रेंड्स नैरेटिव है उसका मतलब होता है कहानी के फॉर्म में, और डिक्टेटिव का मतलब होता है जिसमें कोई सोशल नॉर्म हो, जैसे कि लोग किस तरह की चीज़ों का पालन करते थे। आप लोग ये समझ सकते हैं कि रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिडक्टिव में मिलती थी। और ऑथर्स एंड डेट्स। अब ओरिजिनल स्टोरीज जो लिखी गई थी महाभारत में, वो माना जाता है कि जो लड़ाई थी तो इसमें जो लोग रथ में सारथी बने हुए थे, जैसे आपने अर्जुन को देखा होगा कि श्री कृष्ण भगवान उनके साथी थे। इसी तरीके से जो बुलक कार्ट्स चलाते थे उन लोगों ने ये कहानियाँ ओरली देखी होंगी।
और उन्हीं लोगों द्वारा ये कहानियाँ जो थी वो नरेट की गई होंगी और इसी के थ्रू ब्राह्मण्स ने लिखा होगा। जो लिखी हुई चीज़ें हमें मिलती हैं उनमें कुरु और पंचाल ये किंगडम्स का नाम आता है और उसी वक्त ये इवॉल्व हो रहे थे। वो ही ऐसा वक्त था जब महाभारत लिखी गई होगी, जब श्री कृष्ण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, उन्हीं की पूजा की जाती है। तो 10,000 वर्सेस में यानी कि 10,000 छंद की ये लिखी गई थी। बाद में बढ़ते बढ़ते ये 1 लाख तक पहुंच गई। इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा वर्सेस हैं, महाभारत की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले जो माना जाता है कि इसे महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा होगा। द सर्च ऑफ कन्वर्जेंस। सो फ्रेंड्स, द महाभारत लाइक एनी मेजर एपिक contains vivid description of battles, forests, palaces and settlements. So friends, महाभारत जैसे आप लोग को पता है काफ़ी बड़ा एपिक है और 1951 से 1952 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल हैज़ एक्सकेवेटेड एट अ विलेज नेम्ड हस्तिनापुर इन मेरठ विच इज़ इन उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इन्होंने मेरठ उत्तर प्रदेश में 1951 से 1952 में एक विलेज की खोज की या उन्हें ऐसी जगह मिली और ये माना जाता है कि ये कुरु का किंगडम रहा होगा, जो कुरु लोग थे। बीबी लाल ने उनकी खुदाई की, एक्सकेवेशन किया तो उन्हें वहाँ 5 अलग अलग तरह की लेयर्स मिली। तो जो पहली और जो उन्हें दूसरी लेयर मिली उसमें काफ़ी सारे उसमें पहली लेयर्स में कोई प्लान्स हाउस नहीं दिखते हैं, कोई प्लान्ड चीज़ें नहीं दिखती। जो उसकी सेकंड और थर्ड लेयर थी उसमें काफ़ी ज़्यादा प्लान्ड सिटी मिली है, मड प्लास्टर के ब्रिक्स मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रेनेज जो है वो भी उसका स्ट्रक्चर एक प्लान्ड तरीके से पाया गया है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि शायद इतना प्लान्ड सारी चीज़ें उस टाइम पे रही होंगी। दूसरी चीज़ जो महाभारत को लेकर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग माना गया है वो है द्रौपदी, जो एक वाइफ के जिनके 5 हस्बैंड्स थे और वो पांचों पांडव थे। तो यहाँ पे माना जाता है कि पॉलीगैंड्री सिस्टम देखा गया। तो जब क्राइसिस की सिचुएशन उस टाइम पे होती होंगी, मतलब वॉर में लोग जाते होंगे, तो वहाँ पे विमेंस की भी डेथ हुई होगी, तो बहुत सारे विमेंस मरी होंगी। तो उनकी कमी की वजह से भी ऐसा माना जाता है कि हो सकता है पॉलीगैंड्री सिस्टम वहाँ पे रहा हो, जिसमें एक वाइफ के 5 हस्बैंड्स हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ हमें तथ्य नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट है वो डायनेमिक टेक्स्ट है। इसमें फ्रेंड्स जो महाभारत है उसे एक डायनेमिक टेक्स्ट माना जाता है। इसमें पांडव और कौरव जो कजिन्स थे उनके बीच में लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई किस लिए थी? थ्रोन को लेके, पावर को लेके और लैंड को लेके। और बाद में जो है पांडव ही इसमें जीते थे। इसको अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया गया, टेक्स्ट फॉर्म में, डांस फॉर्म में, ड्रामा के फॉर्म में लोगों को दिखाया गया, उनकी लोकल लैंग्वेज में दिखाया गया है। तो काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं नरेशंस के, जिसके थ्रू लोग इसकी स्टोरी समझ पाएँ और काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में जान पाएँ। तो फ्रेंड्स, आपका चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।